Hello, my dear student. Myself GK Mishra and welcome back in Vidya classes of biology. अभी हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी पाचन और अवशोषण टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में पढ़ना है हमें। तो यानी कि आप अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर का नाम जो है यह है पाचन और अवशोषण यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। यानी कि पाचन और अवशोषण, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें पढ़ना है। और इस चैप्टर के अंदर हमें अपने पूरे एब्डोमिनल कैविटी में होने वाले सभी प्रकार के बदलावों के बारे में, जितने भी हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी कहने का मतलब होता है इसके अंतर्गत जैसे आपको ह्यूमन में होने वाले, ह्यूमन के बॉडी में होने वाले जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों के बारे में हमें इसमें स्टडी करना होता है। उन सभी कार्यों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे हमारे लीवर का क्या कार्य है, हमारे स्टोमक का, आमाशय का क्या कार्य है, हमारे जैसे कि ये इंटेस्टाइन का क्या कार्य है। ठीक है, हम भोजन जो भी कर रहे हैं उसका पाचन कैसे हो रहा है, यानी डाइजेशन उसका कैसे होगा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लीवर का क्या वर्क होता है, लीवर किस प्रकार से फूड को डाइजेशन में मदद कर रहा है, हमारा लीवर जो होता है कौन, ये किस प्रकार से एक ग्लैंड है, उन सभी के बारे में हम लोग को इसमें स्टडी करना है। किस प्रकार से एक लीवर को आप ग्लैंड बोल रहे हैं, ग्रंथियां है, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और वो भोजन को पचाने तक कहाँ तक मदद कर रहा है, यानी पाचन और अवशोषण में उसका क्या रोल है, यानी कि इसमें हमें पढ़ना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन में होने वाले डिजीज हैं मनुष्य में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, पूरे यूनिट को पढ़ने के बाद, ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद आप अपने बॉडी का 50% तो डॉक्टर बन जाइएगा। आप अपना बीपी को सुन सकते हैं, जैसे कि यह स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम आपको बीपी को इस प्रकार से सुना जा सकता है, बीपी को महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर को, हार्ट के पंपिंग को कैसे महसूस किया जा सकता है, ब्लड के सर्कुलेशन को कैसे महसूस किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी पाचन और अवशोषण। अब ये पाचन और अवशोषण में सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा, पहले एक बार हम यूनिट का नाम लिख लेते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इससे प्रत्येक साल 14 से 15 क्वेश्चन नीट में आते हैं। नीट का वेटेज इस टॉप चैप्टर से, पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी से 14 से 15 क्वेश्चंस प्रत्येक ईयर आता है इससे लगभग। ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो जोड़ लीजिए, इस तरह से इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारा जो पहला चैप्टर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि पाचन और अवशोषण। इसको हिंदी में ऐसे मानव कायिकी कहते हैं, मानव कायिकी। मानव कायिकी का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाले जो भी, हमारे शरीर अथवा शरीर के भागों के द्वारा, अंगों के द्वारा जो भी कार्य होते हैं उसके बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं ना, उसे फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि पाचन, पाचन एवं पाचन एवं अवशोषण, पाचन एवं अवशोषण। अब ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण क्या होता है तो इसको जरा समझेंगे एक बार। इसमें सबसे पहले कि आप भोजन लेते हैं तो भोजन को जिस अवस्था में आप लेते हैं उस अवस्था में आपके अंदर ये अवशोषित नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जो फूड लेते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, जटिल अवस्था में लेते हैं। भोजन की जटिल अवस्थाएं जब आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करती है तो धीरे धीरे सिंपल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सामान्य फॉर्म में टूट जाती है। और सामान्य फॉर्म में टूटने के बाद वो कहाँ प्रवेश करेंगे, तो ये हमारे स्टोमैक के अंदर, अमाशय के अंदर प्रवेश करते हैं। अमाशय के अंदर प्रवेश करने के बाद उन्हें फिर से HCl के द्वारा पकाया जाता है, जलाया जाता है।
और फिर इनका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो जो बॉडी को, हमारे बॉडी के जिस ऑर्गन को आवश्यकता है, जिस मात्रा में एनर्जी का, उस मात्रा में उसे कंज्यूम करते हैं। और इसी से हमें भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो सब आगे हम लोग अभी देखेंगे। इस टर्म में हम आपको सारी चीजें समझाएंगे। अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। इसमें पहला न्यूट्रिशन के बारे में। इसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है न्यूट्रिशन, कुछ जनरल बातें हैं जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लें। जैसे पोषण क्या होता है। तो पोषण का मतलब होता है कि जब आप भोजन को बॉडी के अंदर लेते हैं और उस भोजन के द्वारा आपको जब ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि कभी आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि बहुत कमजोर है, ज्यादा ही कमजोरी महसूस हुआ, रात भर मोबाइल चलाए हैं, सुबह उठे तो अचानक से आपको कमजोरी महसूस, उसके बाद तुरंत दौड़े दौड़े जाइएगा, आप 4-5 अंडा खाइएगा, तो 4 ऑमलेट बनवाइएगा, बॉयल दीजिए, ऑमलेट दीजिए, ब्रेड पे बनाइए, तो जितना आइटम है तुरंत आप बनवा के खाइएगा, ताकि आपको इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें तुरंत खाने से एनर्जी मिल सकती है। और आप तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर नहीं पढ़े हैं। भोजन आपके स्टोमक में, आमाशय में 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है, धीरे धीरे उसका पाचन होता है, तब उससे आपको ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन आप उस वक्त खाना खा लेते हैं, पर क्या आपको ऊर्जा महसूस होती है? सर मेंटली तो मिल ही जाता है, मानसिक रूप से आप ये सोच रखते हैं कि हमें खाना खाएंगे ऊर्जा मिलेगा, तो आपको ऊर्जा मिलता है, लेकिन इसमें समय लगता है, ऐसे ऊर्जा नहीं मिलता है तुरंत। ऐसे ऊर्जा लेने के लिए आपको वैसी चीजों को लेना होगा जो हमारे शरीर में सीधे आए और उसका डाइजेशन न होकर सीधे एब्जॉर्प्शन हो जाए, अवशोषण हो जाए। जैसे ग्लूकोज, आपको अगर तुरंत कमी महसूस हो रही है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, तो उस समय में आप क्या करें, एक गिलास पानी लें, उसमें चीनी डालें और नमक डालें, घोल बनाएं और पी लें, वो ग्लूकोज बन जाएगा और ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके द्वारा आपको इंस्टेंट एनर्जी भी प्राप्त होगी, यानी तुरंत आपको ऊर्जा महसूस होगा। ठीक है, तो अब आइए हमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसे प्राप्त होते हैं, अब इन सभी के बारे में हम, अब यहाँ सबसे पहली बात, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ process of intake of food, the process of intake of food and utilization of energy are called nutrition। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं और उस भोजन के द्वारा जब हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इसे पोषण कहा जाता है, प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे, भोजन के अंतः ग्रहण, भोजन के अंतः ग्रहण करने तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को, तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है, प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। यानी कि पोषण क्या है, भोजन के अंतः ग्रहण, भोजन के अंतः ग्रहण करने तथा यानी भोजन को लेने तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, यानी कि प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अब आइए, जैसे कि एक बात आता है कि पोषण के द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है, यानी जब भी आप भोजन करते हैं तो आखिर उसमें क्या होता है जिसके द्वारा आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको एनर्जी मिला। इसका मतलब ये है कि फूड के अंदर जो पाया जाता है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी जिसके कारण आपको पोषण प्राप्त होती है वही न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, पोषक तत्व। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, यानी पोषक तत्व क्या है, तो पोषक तत्व में हम लोग बोलेंगे इट इज द
कंपोनेंट ऑफ, इट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि यह भोजन का अवयव होता है, यह भोजन का अवयव, या इसी को बोलते हैं घटक, यह भोजन का घटक होता है, यानी कि यह भोजन का अवयव या घटक होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो यह भोजन का घटक होता है। अब एक बात आता है यहाँ कि आपको ये न्यूट्रिएंट्स में पाया क्या क्या जाता है, इस न्यूट्रिएंट से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। तो हम बात करें कि ये पोषक तत्व, सॉरी, यानी कि इस न्यूट्रिएंट्स में होता क्या क्या है, आप किसको भोजन का अवयव बता रहे हैं या भोजन का घटक बता रहे हैं, कंपोनेंट बता रहे हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि अभी हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स का मतलब कि पोषक तत्व का। अब बाबू ये पोषक तत्व कौन कौन से होंगे, अब बात आता है कि ये पोषक तत्व कौन कौन से होंगे, इसको उतारिए। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे कौन कौन होता है, तो पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये सब जितना आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, जैसे कि ये सब के सब पोषक तत्व हुआ, यानी कि जब आप भोजन को लेते हैं ना तो उस भोजन के द्वारा आपको यही सब चीजें प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, यही सब चीजें प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। यानी ये सब न्यूट्रिएंट्स हुए। ठीक है, ये सब के सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, जिनके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। अब इसमें बाबू एक चीज आपको याद रखना है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जो कि मैक्रो मोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो हम लोग बोलते हैं मैक्रो मोलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसे, मैक्रो मोलिक्यूल कहा जाएगा, मैक्रो या रिच अमाउंट ऑफ फूड, यानी भोजन की अधिक मात्रा। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर कंपोनेंट। इस पूरे का हिंदी आप एक शब्द में बोल दीजिएगा, मुख्य अवयव, यानी भोजन में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले, भोजन के सबसे अधिक घटक, यानी आप जो भोजन करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के सोर्सेस होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट प्राप्त होते हैं। विटामिन और मिनरल जो है ये कम मात्रा में प्राप्त होता है, तो कम मात्रा में जो प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे इसे, माइनर कंपोनेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो मोलिक्यूल, मोलिक्यूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं लो लो अमाउंट, लो अमाउंट ऑफ
यानी भोजन की कम मात्रा, इसी को बोलते हैं भोजन की कम मात्रा। एक में भोजन की अधिक मात्रा और भोजन का कम मात्रा, ये मुख्य अवयव होता है। भोजन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और भोजन में कम पाया जाने वाला विटामिन और मिनरल्स होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अगला जैसे कि टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स, तो हो न्यूट्रिशन तो हो गया। अब हमें पढ़ना है जैसे न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप लोग ये जानते ही हैं न्यूट्रिशन का अलग अलग टाइप होता है, टाइप भी है इसका पोषण का। जैसे पोषण जो है ऐसे, यहाँ देखिएगा न्यूट्रिशन दो तरह के हैं। एक होता है बाबू ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, विषम पोषण या स्वपोषण, विषम पोषण, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, यानी इसको आप बोलिएगा स्वपोषी जीव। पोषण दो तरह से जीव करते हैं, कुछ जीव स्वपोषी होते हैं और कुछ जीव जो हैं ये परपोषी होते हैं। परपोषी बोलने का मतलब होता है कुछ जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो जो जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर होंगे उन्हें परपोषी कहा जाता है, और जो जीव अपना भोजन खुद से बना सकते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो ऑटो और दूसरा क्या है, ट्रॉफिक। और ऑटो का मतलब आप जानते हैं सेल्फ होता है, यानी कि खुद, और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है क्या, पोषण। यानी जो जीव अपना पोषण खुद से कर सकते हैं, जो जीव अपना भोजन खुद से बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा जाएगा। जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे में कौन कौन हो जाएगा इसमें, तो ऑटोट्रॉफिक में एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स, पेड़ पौधे, यूग्लिना, ठीक है, ईटीसी इटसेट्रा। साइनोबैक्टीरिया भी होता है इसमें, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल, यूग्लिना पौधे, और ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। हेटेरोट्रॉपिक में आए तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, हेटेरो और दूसरा ट्रॉफिक। हेटेरो का हिंदी होता है क्या, अदर, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, तो जो जीव अपने भोजन के लिए, अदर मतलब होता है अन्य, जो जीव अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं यानी स्वपोषी पर निर्भर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं परपोषी जीव। तो इस तरह परपोषी जीव किसको कहा जाएगा, तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए इस पे निर्भर हो, जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी कहेंगे, और जो जीव अपना भोजन खुद से बना सकते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाएगा। जैसे सबसे पहला तो मनुष्य, हम लोग जो हैं दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं, तो सर घर पे तो मम्मी बनाती है, मम्मी भोजन पकाती है, और वो भी निर्भर होती है चावल पे, दाल पे, आटे पे, चिकन पे, मटन पे, ठीक है, या अन्य जैसे साग सब्जियों पे या पनीर पे, इसका मतलब कि अंडे पे, मिल्क पे, इसका मतलब कि हम लोग खुद से उसको उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कोई जादू मंत्र जानते हैं, एक बार बोले साकाला का बूम बूम, और जितना भोजन है सब बन के तैयार हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसका मतलब कि हम लोग अन्य जीवों पर निर्भर हैं, और हम लोग निर्भर हैं परपोषी स्वपोषी जीवों पर जो हमारे लिए भोजन बना रहे हैं, और कुछ परपोषी पर भी हम लोग निर्भर रहते हैं। ठीक है, जो बेचारे के जीवन को हम लोग छीन लेते हैं। अब देखिए जैसे मनुष्य हो गया, अच्छा एनिमल्स हो गया, जितने भी जंतु है एनिमल्स, जंतु ये सब भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं जी, परपोषी होते हैं। अब अगर हम बात करें स्वपोषी जीव का कि ये स्वपोषी जीव कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी जीव का भी अलग अलग प्रकार है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जितने भी स्वपोषी जीव हैं
स्वपोषी जीव ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक होता है फोटो सिंथेटिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषी जीव, और दूसरा होता है केमोसिंथेटिक, केमो सिंथेटिक लोग बोलते हैं रसायन संश्लेषी जीव, यानी कि रसायन संश्लेषी होते हैं। तो स्वपोषी जीव भी दो तरह के होते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो कि अपना भोजन खुद से बनाएंगे, लेकिन पौधा के तरह जैसे यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उन्हें प्रकाश संश्लेषी कहा जाएगा। नाम से ही लग रहा है प्रकाश संश्लेषी, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हो उन्हें प्रकाश संश्लेषी कहा जाएगा। और वैसे जीव जो अपना भोजन रसायन के द्वारा बनाते हो उन्हें रसायन संश्लेषी कहा जाएगा। केमिकल पदार्थ के द्वारा भोजन बनाएंगे तो उन्हें केमोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटो के मौजूदगी में, यानी कि लाइट के उपस्थिति में अपना अगर भोजन बनाएंगे तो इन्हें बोला जाएगा फोटो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, तो इसको हटा दें। अच्छा, एक अभी हमें हेट्रोट्रॉपिक पढ़ाना बाकी है। हेट्रोट्रॉपिक कौन कौन से जीव होते हैं? परपोषी, परपोषी का भी जीव का अलग अलग प्रकार है। तीन भागों में बांट लिया जाए। अब तीन भागों में कौन कौन से भाग में बांटेंगे परपोषी जीवों को? तो इसमें सबसे पहला पहला वाला जो जीव होगा उसको हम बोल देते हैं जैसे पैरासाइटिक, यानी कि परजीवी। ये जीव किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। दूसरा जीव है इसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक परजीवी के पहले जो जीव होता है, इसके बाद जो जीव होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। और सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है क्या? मृतोपजीवी, यानी जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो होलोजोइक होते हैं, प्राणी संपोषी, संपोषी। और प्राणी संपोषी जो जीव होते हैं होलोजोइक, इसमें मनुष्य आता है। जैसे कि हम लोग ये लिक्विड फॉर्मेट में भोजन को लेते हैं। पैरासाइटिक मतलब वह परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं या शरीर के बाहर रहते हैं और उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं आसान तरीके से, जो बाल में जू लगता है ना, जो बाल में ढील लगता है बोलते हैं, या खटमल, तो ये परजीवी है जो कि शरीर के में आपके है, और वहीं से वो खून भी चूस रहा है, यानी उससे पोषण कर रहा है। एक होता है जो सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है अपना भोजन। जैसे मान लीजिए आपके घर में चूहा मरा हुआ है, अब वहां से जो है आप देखे, जब चूहे को 2-3 दिन के बाद खींचे तो काफी सारे कीड़े चल रहे हैं छोटे छोटे, सब उसको खाने में लगे हुए हैं स्वादिष्ट, ठीक है, भोजन को अपने। तो इस प्रकार से ये मृतोपजीवी हो गए, मरे हुए जीवों को खाने वाले। और कुछ जीव जो होते हैं होलोजोइक होते हैं, जो हम लोग की तरह भोजन को या तो लिक्विड के रूप में लेते हैं, तरल पदार्थ के रूप में, या भोजन को ये सॉलिड यानी कि कठोर अवस्था में ये लेते हैं और इससे उन्हें भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये यहाँ आपको पूरा ये चार्ट हो गया, जैसे कि पोषण का ये न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन कौन कौन से जीव करते हैं, किस प्रकार से होता है, ये पूरा इसका टोटल चार्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। तो यहाँ अब आते हैं हम अपना अगला टॉपिक, जैसे कि फूड के बारे में। अब ये फूड यानी कि भोजन क्या होता है? फूड का तो बहुत नाम आ रहा था, अब ये भोजन क्या है?
भोजन इट इज, यानी कि देखिए भोजन जो होता है, जितने भी सजीव हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव हैं, उन सभी के लिए आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक सामान भोजन। यानी क्या बोल सकते हैं, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी आप इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी भोजन सभी सजीवों का मूलभूत आधार होता है, या मूलभूत या आधारभूत आवश्यक सामग्री होता है। हिंदी में लिख लेंगे, भोजन सभी सजीव प्राणियों का आधारभूत आधारभूत आवश्यक पदार्थ या आवश्यक सामग्री होता है। यानी भोजन के बिना कोई भी जीव जो है जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, भोजन जो है रिक्वायरमेंट मतलब होता है आवश्यक या जरूरी, बेसिक मतलब होता है आधारभूत, आधार। हमारे जितना भी सजीव है ना, उन सभी के लिए जो आधार होता है उसको हम बोलते हैं फूड, यानी कि भोजन। तो भोजन क्या है, सभी सजीव प्राणियों का आधारभूत आवश्यक पदार्थ है। ठीक है, या मूलभूत पदार्थ होता है ये आवश्यक पदार्थ। दूसरी टर्म में अगर हम बात करें भोजन का, तो इट प्रोवाइड, फूड प्रोवाइड, भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, फूड इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, एक मिनट, इट प्रोवाइड्स पहले लिख लीजिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड एनर्जी, एनर्जी फॉर रिपेयर, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर, यानी इसका मतलब हुआ कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो भोजन से हमें कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। भोजन से हमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं और ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये क्यों क्यों आवश्यकता है हमारे बॉडी को, भोजन से हमें क्यों कार्बनिक पदार्थ की जरूरत पड़ रही है, क्यों भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, क्या जरूरी है इसकी हमें। ये हमारे टिश्यू समझ रहे हैं ना, ऊतक, तो ये हमारे टिश्यू के ग्रोथ यानी वृद्धि और रिपेयर यानी मरम्मत के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो इसका हिंदी लिखेंगे, और हमारे ऊतक हमारे ऊतक के वृद्धि और हमारे ऊतक के वृद्धि और मरम्मत के लिए मरम्मत के लिए हमारे ऊतक के वृद्धि और मरम्मत के लिए भोजन से भोजन से कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा प्राप्त होता है। हमारे ऊतक के वृद्धि और मरम्मत के लिए भोजन से कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा प्राप्त होते हैं, भोजन से कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि फूड के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि कार्बनिक पदार्थ। अब जो भी आप उधर पढ़े हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब भोजन से हमें, और ये सब ऊर्जा है, एनर्जी भी मिलता है इससे, भोजन से हमें। और जो एनर्जी इससे मिलता है, ये सभी मिलकर हमारे टिश्यू के लिए यानी कि सेल के ग्रुप को हम लोग कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि हमारे ऊतकों के लिए, हमारे ऊतकों के वृद्धि में, ग्रोथ में और मरम्मत में मदद कर सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर।
नेक्स्ट पॉइंट वाटर यानी कि पानी। अच्छा, इसका ना हमारे हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है पानी का, जल का। चलिए, जैसे कि भोजन की आवश्यकता, सॉरी पानी की आवश्यकता हमारे कार्बनिक पदार्थ में, हमारे जैसे जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हमेशा होते रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर होने वाले जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन सभी में पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए हमें, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता। आप एक मशीन को देखिए, गर्मी के समय में जब पानी की आवश्यकता सभी ज्यादा पड़ जाती है, अगर आप थोड़े समय के लिए उसमें पानी नहीं दीजिए या उसके ऊपर पानी का छिट्टा नहीं मारिए, बंद हो जाता। और ये तो हमारा ह्यूमन बॉडी है भाई, लिविंग बॉडी है, और लिविंग बॉडी को पानी की आवश्यकता हमेशा होती है। तो इसके लिए तो आपको, कि हमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलता है ना, हमें हमारे पानी लेने से मिलता है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत देर समय से आप खाना नहीं खाए हुए हैं, तो आपके शरीर में जो झंझनाहट होते हैं, चेहरा पे जो झुर्रियां पड़ रही है, कालेपन हो रहा है, सांवला हो रहा है, ये तो पानी के प्रॉब्लम से हो रहा है। आपके बॉडी के अंदर से जो भी विषैले पदार्थ निकल रहे हैं, जैसे ये टॉक्सिक मटेरियल्स, यानी जहरीले पदार्थ जो आपके शरीर के अंदर बने हुए हैं, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन हुए हैं, सब लैक ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी के कारण ये सब। तो पानी की जरूरत हमारे बॉडी में काफी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए पानी आप। ठीक है, यानी कि आप वाटर को क्या बोलिएगा, वाटर हमें क्या करता है, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, लिखेंगे इट एन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। water play an important role in our metabolic activity, play an important role in our metabolic activity, लिखेंगे यानी कि यह, यानी जल, यह हमारे उपापचयन, हमारे उपापचयन क्रियाओं में, या उपापचयन सक्रियता में, सक्रिय यानी एक्टिव रखने में, यह हमारे उपापचयन क्रियाओं अथवा उपापचयन सक्रियता में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह हमारे उपापचयन सक्रियता में, मेटाबॉलिक मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, मेटाबॉलिज्म वर्ड से बना हुआ है, मेटाबॉलिक, यानी कि यह हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार के उपापचयी सक्रियता में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जैसे क्या है, वाटर के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम, ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, ऑल्सो जोड़ लेंगे यहाँ, तो हमारे शरीर ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ आवर, यह हमारे शरीर को निर्जलीकरण से भी बचाते हैं, यह हमारे शरीर को हमारे शरीर को निर्जलीकरण से भी बचाते हैं, हमारे शरीर करण भी, अब निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है जानते हैं आप, निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी की कमी, यानी डिहाइड्रेशन वर्ड, डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब ही होता है
लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर यानी कि लैक मतलब होता है कमी, यानी कि पानी की कमी, पानी की। तो पानी के कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण कहा जाता है। क्या? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का है डाइजेशन यानी कि पाचन। डाइजेशन ये हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पाचन के बारे में। इसे नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ा जाएगा। अब तक जो भी इस चैनल पे न्यू हो, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट एक पॉजिटिव करें जिसके द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आपको रोज पढ़ा सकें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। ओके, थैंक यू।